नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम खास मुलाकात में बात करेंगे महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिला दिन के पूर्व संध्या पर हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रीति मानमोड़े, जो कि एक सेवा और सशक्तिकरण की जो मिसाल है और खासकर महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य जो है अपने डॉक्टरी पेशे द्वारा किया है। और अब वो जो बीजेपी मतलब राजनीति में भी है, तो राजनीति और ये डॉक्टरी पेशा मिलकर वो किस तरह से कार्य कर रही है महिलाओं के लिए और समाज के लिए। महिला दिन है तो खासकर हम महिलाओं का ही इसमें जो है उल्लेख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। महिला दिन के पूर्व संध्या पर आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप पेशे से डॉक्टर हो और कई सालों से आप अपने जो पेशे द्वारा जो है महिलाओं की नहीं समाज की सेवा कर रहे हो, तो क्या बताओगे मैम, किस तरह से आपने डॉक्टर बनना पसंद किया या डॉक्टर ही पेशा क्यों चुना है, क्या बताओगे? बचपन से ही मैंने घर से देखा है मेरे माता पिता को कि वो लोग समाज के लिए काफी कुछ करते थे। पापा एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, लेकिन हमेशा मैं क्या कर सकता हूँ जिनको जरूरत है उनके लिए, ये चीज बचपन से देखते आई हूँ। और ये करते समय फिर मुझे लगा कि मैंने अगर कुछ करना है तो पहले से बचपन से एक इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। 12th में थोड़े परसेंटेज कम आने की वजह से एमबीबीएस तो एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। बीएमएस करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ करके भी अपनी समाज के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि माता पिता ने सिखाया था कि बचपन से ही कि अगर अपन आ रहे हैं इस भूमि पे तो अपना एक दायित्व बनता है कि हम लोग हमारे जो भी इच्छा है, इच्छा शक्ति अनुसार हम हमारी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो डॉक्टर बनने के बाद एक ठान ली थी कि डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के बाद शादी बहुत जल्दी हुई और फिर नागपुर आने का सौभाग्य मिला और नागपुर शहर ने मुझे जो सौगात दी, उसके बाद वो समाज सेवा का जो मेरी इच्छा थी वो हमेशा बढ़ती गई और मैं समाज के लिए कार्य करती गई। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि शादी के बाद आप नागपुर आए और फिर आपका ये सफर शुरू हुआ। क्या बताओगे घर से आपको किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा था या मिल रहा है अभी भी? सपोर्ट तो बहुत मिलता है मैडम। जब एक अपन बोलते हैं कि एक यशस्वी पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वैसे ही एक यशस्वी स्त्री के पीछे भी एक पुरुष का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल। और मेरे पीछे मैं 2 नहीं 3 पुरुषों का हाथ है। एक मेरे पिता, एक मेरे पति और एक मेरे ससुर जी, जो अब नहीं रहे, लेकिन उनमें भी समाज सेवा की बहुत इच्छा थी और उनके थ्रू ही मुझे काम करने की एक प्रेरणा मिली। मेरे पापा ने मुझे बचपन से जो सिखाया वो पूरा करने का सपना मेरे ससुर जी ने दिया और पति ने भी मुझे बहुत सहयोग किया। इसकी वजह से आज मैं आप सब लोगों के बीच में समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए इच्छुक हूँ और वो कर पा रही हूँ। बिल्कुल, अब डॉक्टर और आपके पेशे द्वारा आपने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे मरीजों को राहत मिली है और ऐसे मरीजों को आपने ट्रीटमेंट दी है जिनके पास पैसे नहीं होते, जो गरीब होते हैं, उन लोगों की भी आपने बहुत सहायता की है। क्या बताओगे मैम इसके बारे में? मैं ये बताना चाहूंगी मैम, जैसे शुरुआत में मैंने छोटे छोटे कैंप्स लेना शुरू किया था। मैं एक नीमा करके एक आयुर्वेद का संगठन है, उसमें मैं 12 से 14 में सेक्रेटरी करके काम कर रही थी और वहां से ही मेरा समाज सेवा और कैंप्स का जो काम था वो शुरू हो गया। तब कैंप सिर्फ 500 लोगों का होता था, 100 लोगों का होता था। 100 से शुरुआत हुई, 500 तक था। लेकिन जैसे जैसे कारवा बढ़ता गया और मेरी इच्छा भी बढ़ती गई, सहकार्य भी बढ़ता गया। और मैं जब काम कर रही थी तो काम के कार्य करते समय श्रीमान श्री नितिन जी गडकरी सर ने हमें एक जगह पे देखा और उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं उतरते हो। बिल्कुल। और वहां से राजकारण की शुरुआत करने की इच्छा मन में तो थी नहीं, लेकिन ये सोचा कि इनकी अगर साथ हमें मिलता है तो हम समाज के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और नितिन जी के थ्रू मेरा 2012 में माळगी नगर की एक सभा में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ और वहां से मेरी समाज सेवा को राजकारण की एक साथ मिली। बिल्कुल। अब डॉक्टर प्रीति मानमोड़े, जो कि भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री और नागपुर जिला आरोग्य सेवा समन्वय समिति की अध्यक्ष आप बन चुके हो, तो किस तरह से समाज सेवा को राजनीति की अगर जोड़ मिल जाए तो किस तरह से कार्य जो है बहुत आसान होता है? क्या आपको फर्क नजर आया है? बहुत बड़ा फर्क नजर आया मैडम। जब मैं ये समाज सेवा के लिए कैंप्स का नियोजन करती थी, सारा पैसा खुद को खर्च करना पड़ता था। बिल्कुल। मेडिसिन खुद को लाने पड़ते थे और तब इच्छा होते हुए भी उतनी पैसे खर्च करने की ताकत होते हुए भी जैसे घर से इतना 100% सपोर्ट अपने को नहीं रहता है, या अपन जो आय कमाते हैं उसमें से अपन 20 to 30% अगर खर्चा करते हैं तब कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब से राजकारण से जुड़ी हूँ तो हमारे कामठी विधानसभा के जो आमदार है, जो प्रदेश अध्यक्ष है बावनकुळे सर, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। देवा भाऊ ने भी बहुत सपोर्ट किया।
नितिन काका ने भी बहुत सपोर्ट किया। और इस वजह से जब भी मैंने कैंप लिया, उस कैंप में मैं अलग अलग योजनाओं के तहत बहुत सारे पेशेंट्स के काफी ऑपरेशंस, उनके लिए जो भी चीजें मुझे देनी थी वो सब सहयोग उपकरण, वो सब चीजें मैं दे सकी। और उनके लिए मैं 100% काम करने की इच्छा जो मन में थी वो पूरी करने की वजह से वो उसके साथ मेरा संगनमत होना और राजकारण के साथ जुड़ना यही है। बिल्कुल। आपने निशुल्क कैंसर की सर्जरी भी जो है ज़रूरतमंदों की है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? ये बात है 17 फरवरी 2022 की। मोदी जी का बर्थडे रहता है, अपने माननीय पंत प्रधान, जो कि आज सबके दिलों में बसे हुए हैं। उनके जन्मदिन का वो दिन था। उस दिन प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय बावनकुळे साहब ने कहा कि वैद्यकीय आघाड़ी का दायित्व जब आप महाराष्ट्र पे कर रही हो, तो हम चाहते हैं कि महाआरोग्य शिविर का आयोजन आपके वजह से हो। और वो आयोजन हमने नरसाड़ा के सत्यसाई कॉन्वेंट में किया था, जहाँ पे हमने 3,500 पेशेंट को निःशुल्क चेक किया। उसमें से हमने 500 से अधिक पेशेंट्स को निःशुल्क चश्मे वाटप किया। उसके बाद 33 कैंसर की सर्जरीज हमने आशा हॉस्पिटल में ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, पंतप्रधान जन आरोग्य योजना के अंतर्गत की। और उसी के साथ हमने काफी पेशेंट्स को मेडिसिन और बाकी जो भी चीजें चाहिए थी उन सबको प्रोवाइड किया। इसमें हमें जीएमसी, शालिनीताई मेघे, सभी हॉस्पिटल का सहयोग मिला। ये सब कुछ करते समय हमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सहयोग दिया है और समाज सेवा करते समय मुझे ये बहुत सारी मदद राजकारण की वजह से हुई है। और उसी वजह से आज जो नाम मुझे मिला है, मैं उसी के लिए इन सभी लोगों का बहुत शुक्रिया करती हूँ। बिल्कुल। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अपन जो इंटरव्यू जो है हम कर रहे हैं या आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो मैं खास बताना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपकी अग्रणी भूमिका है। और हम देखते हैं कि महिलाओं को बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो है आपने हेल्थ अवेयरनेस उनमें नहीं रहता है, योजनाएं पता नहीं रहती है। तो आपके इस कार्य द्वारा किस तरह से महिलाओं तक अवेयरनेस मतलब जो है पहुंचा रहे हो, जन जागृति कर रहे हो, क्या बताओगे? मैं सबसे पहले तो सभी महिलाओं को महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। महिला दिन एक दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन की शुरुआत किसी महिला के सिवाय होती नहीं है। अपने हस्बैंड भी घर से जाते हैं तो एक कप चाय अगर महिला ना दे तो वो दिन भर फ्रेश काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए महिलाओं का एक अनन्य साधारण महत्व आज के दिन मैं बताना चाहूंगी। मैं काम करते समय इस बातों का ध्यान रखती हूँ कि जब तक महिला सशक्त न हो तब तक वो परिवार सशक्त नहीं होता है। महिला सीखेगी, पढ़ेगी, अपने घर परिवार को एक आधार दे पाएगी। हर पुरुष ने भी यही सोचना चाहिए कि मेरे कंधे से कंधे मिलाने वाली घर में जो मुझे संभाल सकती है, वो अपने परिवार को संभालने के लिए उसने सक्षम होना बहुत जरूरी है। और इसके तहत मैंने बहुत सारे महिला उद्योजक मेळावा हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है, उसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए। क्योंकि स्त्री भ्रूण हत्या ये बहुत निंदनीय काम अपने समाज में होता है और उसको बढ़ावा देने वाले लोग भी जो होते हैं वो घर के ही होते हैं। आज की कंडीशन में कोई भी लड़की किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर क्षेत्र में महिला आगे जा चुकी है। और जब राजकारण में आज तक महिलाएं दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो आने की वजह या मेरे भी आने की वजह एक यही है कि मैं महिलाओं को सशक्त करना चाहती हूँ। और महिला सक्षमीकरण में अपन जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक अपन बाकी महिलाओं को ला नहीं सकते हैं। इसलिए मैं इसमें पढ़ी हूँ। और यहाँ पे आपके लिए मातृत्व योजना, महिला मातृत्व योजना, मातृवंदना योजना, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद पंतप्रधान कौशल्य योजना, ऐसी बहुत सारी योजना है जो आज तक समाज के लिए पहुंच ही नहीं पाई है। और ये वही महिला पहुंचा पाती है जिसकी मन में हो कि मुझे महिलाओं को सशक्त करना है। और इसमें एक मैंने छोटा सा, जैसे आपण म्हणतो की काम करत असताना मोठ्या कामामध्ये खारीचा वाटा असावा, तो खारीचा वाटा जरी मला घेता आला तरी मला त्यामध्ये आनंद राहील, अशा प्रकारची एक भावना मनामध्ये होती आणि म्हणून या कामाची सुरुवात झालेली है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि महिलाएं जो होती है खासकर अपने और मतलब पूरे फैमिली का ध्यान रखती है, लेकिन अपने और ध्यान नहीं दे पाती है। महिलाओं को एक डॉक्टर के नाते क्या संदेश दोगे? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि महिलाओं को जैसे अपनी बेटी का जन्म जब से होता है तब से उसके तरफ ध्यान देने की सबसे ज्यादा नितांत गरज होती है। सबसे पहले तो भेदभाव मत करो, बेटा है बेटी है, ये शुरुआत कहीं ससुराल से नहीं होती है, ये मैके से होती है। जब अपन ग्लास में पानी भी लाने के लिए बोलते हैं तो अपन बोलते हैं बेटा पानी लेके आओ, तो वो बेटी को बोलते हैं। बिल्कुल। भाई भी जब आता है तो बोला जाता है कि बेटा भाई को एक गिलास पानी दो। मैं चाहती हूँ जरूर देना चाहिए, ये संस्कार होना जरूरी है, लेकिन दोनों के बीच में समानता ये भी अपने माता पिता ने यही शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम किसी ससुराल वालों को उसके लिए ब्लेम ना कर सके। और मुझे दूसरी बात ये बोलना है कि जैसे बचपन से ही उनमें पढ़ाई के लिए भी उसको उतना ही प्राधान्य देना चाहिए जितना हम बेटे को देते हैं।
उसी हिसाब से उसको पढ़ते समय उसकी शिक्षा पूरी करके उसको आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि आगे जाके अगर उसको किसी भी परेशानी से अगर लड़ना पड़े तो वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके। इसलिए आजकल महिला शिक्षण भी मुफ्त कर दिया गया है। बिल्कुल। तो उस विषय से सुकन्या योजना है। अभी इतनी सारी योजनाएं हैं कि उस योजनाओं को गिनाते समय मैं थक जाऊंगी। इतनी सारी महिलाओं के लिए योजनाएं दी है। मैं महिलाओं को सिर्फ आज के महिला दिन के उपलक्ष्य में इतना ही कहना चाहूंगी कि जिनको भी आपके स्वास्थ्य के इसमें या आपको किसी योजना के तहत अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हो। दूसरी बात, एज के 16 तारुण्यावस्था, हम लोग तारुण्यात पहला पाउल करके भी एक कार्यक्रम लेते हैं जिसमें हम टीनेजर्स लड़कियों के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स लेते हैं। तो उसके तहत मैं ये चाहूंगी कि आप लड़कियों को, अभी सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन आए हुए हैं, उस वैक्सीन को दीजिएगा। जब लड़कियां टीनेजर्स होती है तो उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज या उनका सभी चीजें चेक कीजिएगा, ताकि इनफर्टिलिटी वगैरह जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी शुरुआत ही यही से होती है। आजकल आधुनिक जग है तो थोड़ा सा टाइट जीन्स वगैरह सब चीजें होती है, तो उसलिए पर्सनल हाइजीन में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। उस हिसाब से उनको तारुण्यात पहला पाउल ये कार्यक्रम अगर आप कहीं लेना चाहते हो तो हमारी टीम आपके लिए वो करके देने के लिए तैयार है। उसके लिए भी आप बताइएगा। उसके बाद महिलाओं ने जब शादी होती है उसके बाद अपने खुद का ध्यान रखना है। आफ्टर 40 मोनोपॉजल स्टेज में भी आपका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप स्वस्थ हो तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ है, और आपका परिवार स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। इसलिए महिला दिन के उपलक्ष्य में आपको आपके हेल्थ के लिए इतना ही कहूंगी कि बचपन से लेके आपके 40s तक आपको पूरी केयर लेनी है। जब आप ये केयर लेते हो तो आपका बाकी का आयुष्य जो होता है या आपकी जो बाकी की उम्र होती है वो सुखद जाएगी। बिल्कुल। जिस तरह से आपने महिला दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए सरकार द्वारा दी गई है, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जिस तरह से आप कार्य कर रही है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, किस तरह का फ्यूचर प्लानिंग है? मैडम, फ्यूचर प्लानिंग बोलने से मैं ये चाहूंगी कि जैसे अभी एलोपैथी और आयुर्वेदा में बहुत सारा डिबेट चलते रहता है। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेदा एक ऐसा शास्त्र है कि जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं कंपैरेटिवली एलोपैथी। कुछ होते हैं लेकिन बहुत मिनिमाइज रहते हैं। तो मैं सबके लिए यही बोलूंगी कि जैसे आगे जाके आप जितना भी मेडिसिन कम लेके हेल्थ के लिए जितना भी एक्सरसाइज कर सको, खान पान में जो भी आप रेगुलरिटीज रख सको, उन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर काम करते समय अपने तरफ ध्यान देते हुए काम करोगे तो निश्चित ही आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे। अगेन आपने और कुछ पूछा? हाँ, बस महिलाओं को जो है जानकारी नहीं होती है, बहुत सी जो योजनाएं हैं उसे किस तरह से मतलब जानना चाहिए या किस तरह से उन्हें पता हो, इसलिए आपका क्या प्लानिंग है कि किस तरह आप वहां तक पहुंचाओगे आखिरी महिला तक समाज के? मैं एक्चुअली डोर टू डोर जो रहता है, जो हम लोग हर एक, मैंने अभी बताया कि बहुत से लोगों को योजनाओं की मालूमात नहीं रहती है या इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जैसे रूरल में तो हमारे पास आशा वर्कर रहती है, आंगनवाड़ी सेविका रहती है, लेकिन शहर में अगर ऐसा नहीं होता है तो नगर पालिका जरूर रहती है, वहां पे नगर सेवक भी रहते हैं। उनके रिगार्डिंग हम लोग ये जब सारी जो योजनाएं है, ये योजना पहुंचाने का काम हम कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम समाज के अंतिम अंत्योदय घटक तक ये सब कुछ चीजें पहुंचा सके। और इसके लिए हम सब ने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जब तक हम सबका साथ रहेगा तभी हम महिलाओं को आगे लेके जा सकते हैं। और मेरा मोटो ही काम करने का ये है कि मैं इस दुनिया की, मैं नागपुर की नहीं बोलूंगी, लेकिन इस दुनिया की अंतिम महिला तक हर एक योजना पहुंचे, हर महिला सशक्त हो, शिक्षण से परिपूर्ण हो, और कोई भी महिला अबला ना रहे, वो सबला हो, यही चाहूंगी। और उस तरह जो भी काम करने के लिए मुझे मौका मिलता है वो काम करके मैं सबको सबल बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। यही आज के दिन मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपने जिस तरह से इस कार्य किया है, समाज सेवा का जो कार्य किया है, उस क्षेत्र में आपको असाधारण योगदान के लिए करीबन 100 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है आपको प्राप्त हुए हैं, तो क्या बताओगे इसका जो है आप इसे किसे डेडिकेट करना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी मैडम, मुझे 109 आज तक के अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन इन सब अवार्ड्स में से मुझे एक अवार्ड बहुत ज्यादा पसंद आता है, जो कोरोना वॉरियर अवार्ड है। बिल्कुल, क्योंकि वो उस समय अपने पूरे जग पे महामारी छाई हुई थी
और उस समय हम लोग जो काम कर रहे थे और उसके लिए हमें जो अवार्ड दिया गया, तब हमें लगा कि हमने आज कितने लोगों की जान बचाने के लिए हमारा सहयोग दिया है। और यही सहयोग हमने जो दिया है उसका जो राज्यपाल कोश्यारी जी के हस्ते हमें वो राजभवन में हमें वो अवार्ड मिला था। और वो अवार्ड लेते समय मुझे भागवत जी के हाथों से अवार्ड मिला है, नितिन जी के हाथों से मिला है, देवेंद्र जी के हाथों से मिला है, बड़ी बड़ी हस्तियों के हाथों से अवार्ड मिले हैं। लेकिन जो आनंद मुझे कोरोना वॉरियर का अवार्ड लेते समय हुआ, वो शायद ही किसी अवार्ड के समय हुआ था, क्योंकि उस आपदा में मैंने देखा नागपुर में भी नितिन जी भी जो जी तोड़ मेहनत करके कहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर लाके पहुंचाई, ऐसी सब कुछ योजनाएं कर रहे थे। देवेंद्र भाऊ भी बहुत सारी मेहनत कर रहे थे, बावनकुळे साहब मेहनत कर रहे थे। यहाँ तक कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वह दक्षिण नागपुर के मोहन मते जी ने भी बहुत से सिलेंडर्स या जीएमसी को जो भी मदद की थी, उन सबको देखते हुए हमको एक अलग सी प्रेरणा मिली। और हमारे इसमें हमने अन्न क्षेत्र करके शुरू किया था। उसके बाद हम काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा बहुत जगह पे बांटे, इम्यूनिटी बूस्टर वाले मेडिसिन हमने बांटे थे। और हम लोग मास्क लगा के हर एक सेंटर पे जाके हमने खुद होके खुद की जान की परवाह न करते हुए जो काम किया था, सिर्फ उसमें मैं नहीं थी, उसमें बहुत बड़ी टीम थी। उन सब लोगों का जो सत्कार हुआ, जो सम्मान हमें मिला, वो सम्मान सबसे महत्वपूर्ण था। ये सम्मान सिर्फ प्रेरणा देते हैं मैडम। बिल्कुल। सबसे मेन चीज है, अवार्ड किसी चीज के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन वो प्रेरणा देता है और प्रोत्साहित करता है आगे काम करने के लिए। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे काम को सराहना आप जैसे लोगों के थ्रू हम लोग इस समाज के अंतिम घटक तक पहुंचने के लिए आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया। यह सबसे बड़ा सम्मान आज के दिन आपने हमको दिया है। और महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी महिला कम नहीं है। आज यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर प्रीति मानमोड़े आपको संबोधित करने नहीं आई है, तो इस जगह पे बैठ के मैं हर एक महिला के मन की बात यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ और बोल रही हूँ। और सबसे यही अपेक्षा करती हूँ कि आप में से कोई भी महिला अबला नहीं है। आपने सिर्फ अपने आप को पहचानना है, अपनी पहचान लोगों को करा के देनी है। और मेरे तरह ही आप लोगों ने भी यही एक आदर्श रखना है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है और आगे बढ़ना है। इतना ही मैं आज की सब लड़कियों को और सब महिलाओं को बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा है, जब महिलाएं सशक्त होती है तभी समाज आगे बढ़ेगा, ये बात तो आपने बहुत खूब कही है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को महिला दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप समाज सेवा के साथ साथ अभी राजनीति से भी जुड़ गई हो, अगला फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? फ्यूचर प्लानिंग तो काफी है मैम, लेकिन आज आपके अंतर्गत अगर मुझे कुछ बोलने की एक मिलती है संधि, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि हम महाराष्ट्र में 5 लाख से ज्यादा आयुष के डॉक्टर्स हैं, जो कि पंजाब में, गोवा में, मध्य प्रदेश में और कैबिनेट में आयुष मंत्रालय है। लेकिन महाराष्ट्र में अपनी सरकार होने के बावजूद भी हमारा एक आयुष मंत्रालय नहीं है। मैं आज जब यहाँ पे आप लोगों के सामने सबके समक्ष जब बात कर पा रही हूँ, तो मेरी नितिन जी से, देवा भाऊ से, बावनकुळे सर से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि हमें एक आयुष मंत्रालय मिले, ताकि उसके अंतर्गत जो 5 लाख से अधिक डॉक्टर्स जो महाराष्ट्र में आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग समाज सेवा से जुड़ने के लिए मेरे साथ तैयार हो। और उनको जो भी परेशानी आती है वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग उनकी सॉल्व कर सके, और हम हमारे समाज के लिए कार्य करते समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए। ये करते समय मुझे हेल्प ये होगी सर कि जैसे मैंने वैद्यकीय आघाड़ी में नागपुर जिला पे काम करते समय हमारी 407 लोगों की टीम थी। फिर मुझे महाराष्ट्र में महामंत्री पद पे लिया गया और मुझे विदर्भ को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। तो हमने विदर्भ पे 2336 डॉक्टर्स की एक टीम तैयार की है। लेकिन वो टीम कभी कभी नाराज होती है। हम लोग काम करते हैं, हमको समाज सेवा का एक अलग सा एक जुनून है, इसकी वजह से हम काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को हमको अपने तरफ से जोड़ के रखने के लिए आयुष के थ्रू जो भी योजनाएं या जो भी चीजें वो चाहते हैं वो देने के लिए हमें हमेशा कैबिनेट मंत्रालय तक जाना पड़ता है। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज सेवा को एक आधार दे सके, ऐसा आयुष मंत्रालय हमें देवा भाऊ की तरफ से मिले, तो हम लोग काम करते समय और सहजता से काम कर सकेंगे। और समाज के अंत्योदय घटक तक जो वो पहुंचना चाहते हैं, वहां तक आरोग्य सेवा, आरोग्य दूत के अंतर्गत आरोग्य सेवा से रोग सेवा सेतु के तरफ से हम लोग उनके तरफ पहुंचाने का पूरा प्रयास हम उनके कंधे को कंधा मिलाकर करने की कोशिश करेंगे। और हर समाज तक, समाज के अंत्योदय घटक तक आरोग्य सेवा या उनका आरोग्य अच्छा करके एक सशक्त भारत बनाने में उनका सहयोग जरूर करना चाहेंगे। आज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।